गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने आपके अपने यूट्यूब चैनल जेबी क्लासेस पर। तो जितने भी बच्चे लाइव आ चुके हैं, एक बार जल्दी से प्यारे बच्चों सेशन को शेयर करके आइएगा। और जिस बच्चे ने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सारे के सारे बच्चे एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि 8 बजते ही प्यारे बच्चों मैं आ जाता हूं जेबी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से रूबरू होने के लिए, इसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जितने भी बच्चे लाइव आ चुके हैं, एक बार जल्दी से सेशन को शेयर करके आओ। फिर आज एक और धमाकेदार सेशन की प्यारे बच्चों हम शुरुआत करते हैं। और आप लोगों को प्रैक्टिस मैं करवाने वाला हूं। गौरव दलाल, जाट सरकार, आर्यन, पिंकी पुनिया, सचिन जांगड़ा, संदीप नैन, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। चलेगा, फिर सेशन को आगे बढ़ाते हैं मेरे बच्चों। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज की क्लास का, वो है कि पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है? बताइएगा बच्चों, कौन सी ऋतु के अंदर पश्चिमी विक्षोभों के कारण बच्चों अपने हरियाणा में क्या होती है? वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ जिसे हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्न डिस्टरबेंस बोलते हैं। ठीक है, ये होता क्या है? आपने देखा होगा अपने भारत के मानचित्र को। बिल्कुल देखा है सर। मेरे बच्चों, इस तरीके का अपना भारत का मानचित्र है ना? बिल्कुल। और अपने भारत के अंदर हम बात करें तो गर्मियों में जो वर्षा होगी उसके अंदर तो मानसून का रोल रहता है। लेकिन अपने भारत का ये वाला जो पार्ट होगा, यहाँ पर भी सर्दियों के अंदर जो वर्षा होती है उसमें बच्चों मानसून का रोल रहता है। मानसून कौन सा होगा? ये इसे लौटता हुआ मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून बोलते हैं। लेकिन ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर लौटते हुए मानसून का कोई भी रोल सर्दियों में होने वाली वर्षा में नहीं होता, क्योंकि जब लौटता हुआ मानसून आएगा बीच में उसको कहीं पानी मिलता ही नहीं है। फिर सर्दियों में जो वर्षा होती है वो कहाँ से होती है? बच्चों, यहाँ पर एक खाड़ी है जिसका नाम है फारस की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है सर? यहाँ एक फारस की खाड़ी है। और इस फारस की खाड़ी के अंदर बच्चों जो ये जल होगा, इस जल के ठीक ऊपर से तेज गति की ठंडी पवनें बच्चों यहाँ पर जल को उठा के आगे बढ़ती है। ये तेज गति की ठंडी पवनें जो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर आ रही है, इन्हीं तेज गति की ठंडी पवनों को बोलेंगे हम जेट स्ट्रीम। कौन सी? जेट स्ट्रीम पवनें। और इन्हीं जेट स्ट्रीम पवनों से प्यारे बच्चों फाइट करते हैं हमारे लड़ाकू यान, जिन्हें हम बोलेंगे जेट फाइटर प्लेन। ये हवाएं हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगी, और पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हुए जब भारत के अंदर प्रवेश करेगी इस उत्तर भारत वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी होगी, टेम्परेचर बहुत कम होगा। टेम्परेचर कम होने के कारण इन हवाओं के अंदर जो मॉइस्चर होगा, जो नमी होगी, वो सारी की सारी प्यारे बच्चों जल के रूप में नीचे आएगी, और उसी को बोल देंगे सर्दियों की वर्षा। तो सर्दियों की जो वर्षा होगी प्यारे बच्चों, जिसे हम बोलेंगे शीत ऋतु, वहाँ पर वर्षा कराने में योगदान उत्तर भारत के क्षेत्रों में इस पश्चिमी विक्षोभ का होता है, फारस की खाड़ी से आने वाली तेज गति की ठंडी पवनों का होता है। और शीत ऋतु के अंदर राजस्थान और हरियाणा के लोग मेरे बच्चों इस वर्षा को बोलेंगे कौन सी वर्षा सर? मावठ वर्षा। कई बार पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। राजस्थान और हरियाणा में क्या कहा जाता है सर? मावठ वर्षा कहा जाता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मिट्टी को लेकर है कि हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा के अंदर कुल कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कुल 6 प्रकार की मिट्टियां अपने हरियाणा में पाई जाती है। कितने प्रकार की बच्चों? सर 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। उन 6 प्रकार की मिट्टियों में वो कौन सी मिट्टी है जो हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है? बच्चों, ऑप्शन ए दोमट मिट्टी, ऑप्शन बी बलुई मिट्टी, ऑप्शन सी चिकनी मिट्टी, ऑप्शन डी रेतीली मिट्टी। तो आपको पता होना चाहिए वो दोमट मिट्टी होती है। ऑप्शन ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बच्चों, ये जो चिकनी मिट्टी होती है, ये मिट्टी का कोई टाइप नहीं होता, मिट्टी तो जलोढ़ मिट्टी होती है। और इस जलोढ़ मिट्टी के अंदर जब बालू के अंश मिल जाएंगे, जलोढ़ मिट्टी के अंदर जब बालू के अंश मिल जाएंगे मेरे बच्चों, ये कौन सी मिट्टी बन जाएगी? ये चिकनी मिट्टी बन जाएगी। और चिकनी मिट्टी सर्वोत्तम होती है किसके लिए? धान की खेती के लिए या चावल की खेती के लिए।
तो धान या चावल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम होती है मेरे बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए सर, यही मिट्टी सर्वोत्तम होती है, यही मिट्टी सर्वोत्तम होती है। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य लंबी सीमा बनाती है बच्चों? बताइएगा कौन सी वो नदी है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाने का काम करती है? यमुना, मार्कंडा, सरस्वती, साहिबी। आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, वो यमुना नदी है। यमुना नदी को हम क्या बोलते हैं? यमुना नदी को यम की बहन कहा जाता है, सूर्य की पुत्री कहा जाता है। ध्यान रखेंगे ऋग्वेद के अंदर यमुना का वर्णन मेरे बच्चों कितनी बार किया गया? सर यमुना का जो वर्णन किया गया है ऋग्वेद के अंदर वो 3 बार किया गया है। इस यमुना का जो दूसरा नाम है वो भी आपको ध्यान रखना, कालिंदी है। क्या है? यमुना को हम क्या बोलते हैं? कालिंदी भी बोलते हैं मेरे बच्चों। और ये यमुना जो है हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश करती है कलेसर के जंगलों में। कहाँ प्रवेश करती है? कलेसर जंगल में ये सबसे पहले प्रवेश करती है। और ये कलेसर जो जंगल है प्यारे बच्चों, ये ताजेवाड़ा के उत्तर दिशा में स्थित है। ताजेवाड़ा नामक स्थान यमुना नगर का ही स्थान है। और ताजेवाड़ा के उत्तर दिशा में बच्चों ये जंगल पड़ते हैं, और यहीं पर यमुना सबसे पहले हरियाणा में प्रवेश करेगी। ये जो ताजेवाड़ा नामक स्थान है बच्चों, इसको हरियाणा में कहा जाता है द हिडन पैराडाइज ऑफ हरियाणा। द हिडन पैराडाइज ऑफ हरियाणा, हरियाणा का छिपा हुआ स्वर्ग किसे बोलोगे? ताजेवाला को बोलोगे। ठीक है, कलेसर जंगल में प्रवेश करती है तो हरियाणा से बाहर प्यारे बच्चों ये कहाँ से निकलती है? सर हरियाणा से बाहर ये निकलती है हसनपुर गांव से। हसनपुर गांव बच्चों सोनीपत जिले वाला गांव नहीं है, बल्कि ये पलवल जिले का गांव है। और पलवल जिले के हसनपुर गांव से ये अपने हरियाणा की ज़मीन को छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, इटावा, आगरा, मथुरा बहते हुए बाद में गंगा से प्रयागराज नामक स्थान पर मिल जाती है बच्चों। तो हरियाणा में एंटर किया कलेसर जंगल में, हरियाणा से एग्जिट किया हसनपुर गांव से। कलेसर जंगल और हसनपुर गांव के बीच में बच्चों ये यमुना जो है वो 320 किलोमीटर बहती है। और इसी 320 किलोमीटर की सीमा को बच्चों ये बनाने का काम करेगी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच। ऑप्शन ए क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल 9:30 बजे भी क्लास होगी मेरे भाई, और 8 बजे भी क्लास होगी, है ना। तो 8 से लेके 11 बजे तक ये जो 3 घंटे हैं बच्चों, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मेरे थ्योरी के बैच परचेज किए हुए हैं, उनको प्रैक्टिस करवाना भी मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो जेबी क्लासेस के ऊपर और साथ के साथ एग्जाम मंच यूट्यूब चैनल पर 8 से लेके 11 बजे तक का टाइम मेरे को दे दो। हरियाणा जीके में प्यारे बच्चों आप कभी धोखा नहीं खाने वाले हो। क्यों? क्योंकि एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है? गुड़गांव नहर, भिवानी नहर, भाखड़ा नहर, पश्चिमी यमुना नहर। आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों, सबसे पुरानी नहर है हमारी पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, वेस्टर्न यमुना कैनाल बोलते हैं। ताजेवाला बांध आप लोगों ने सुना होगा, 1873 के अंदर ये बांध बनकर तैयार हुआ था बच्चों। कौन सी नदी पर? यमुना नदी पर। और सिंचाई के उद्देश्य से इसी प्यारे बच्चों ताजेवाला बांध से एक नहर निकाल दी गई राइट हैंड दिशा में। अब राइट हैंड वाली दिशा कौन सी होती है? सर पूर्व होती है, इसे बोलेंगे पूर्वी नहर। लेकिन पानी प्यारे बच्चों आता है यमुना नदी का, इसलिए इसका नाम होगा पूर्वी यमुना नहर। एक नहर निकाल दी गई उल्टे हाथ वाली दिशा में। उल्टे हाथ वाली दिशा कौन सी होती है? सर पश्चिम होती है, इसे बोलेंगे मेरे बच्चों पश्चिमी नहर। और पश्चिमी ये नहर है तो बच्चों यमुना नदी का पानी इसमें आता है, इसे बोलेंगे सर पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, ये जो पूर्वी यमुना नहर है बच्चों, ये उत्तर प्रदेश के खेतों को सींचने का काम करेगी, ये हरियाणा के खेतों को सींचने का काम करेगी। और हरियाणा की लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि को? 5 लाख हेक्टेयर भूमि को बच्चों सींचती है ये। 5 लाख हेक्टेयर भूमि को सींचने का काम करती है। 1 हेक्टेयर के अंदर 2.5 एकड़ होते हैं बच्चों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल पश्चिमी यमुना नहर हमारी आपको पता होना चाहिए सबसे पुरानी नहर है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। हरियाणा राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली 2 प्रमुख नदियां। बच्चों हरियाणा का जो दक्षिणी इलाका है, उस दक्षिणी इलाके में जो बहने वाली नदियां हैं वो होंगी सारी की सारी मौसमी। लेकिन उन मौसमी नदियों में 2 महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हैं? मारकंडा तो प्यारे बच्चों दक्षिण में नहीं बल्कि उत्तर हरियाणा में। गग्गर मारकंडा भी आंसर नहीं हो सकता है बच्चों, मारकंडा भी आंसर नहीं हो सकता है।
फिर चौथे को तो देखना ही नहीं। ऑप्शन ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बच्चों इस साहिबी के बारे में हम बात करें तो साहिबी का वर्णन ऋग्वेद के अंदर दृष्टदती के नाम से किया गया है, ध्यान रखेंगे ना। ये दृष्टदती कई नदियों के नाम रहे हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चितांग को भी दृष्टदती बोलते हैं, सरस्वती को भी दृष्टदती बोलते हैं बच्चों, गग्गर का नाम भी दृष्टदती बताया गया, ठीक है। और दृष्टदती खुद एक अलग नदी भी बताई गई, साहिबी का नाम भी दृष्टदती बताया गया। ये साहिबी दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है मेरे बच्चों। यदि बात करें इसके उद्गम की तो इसका जो उद्गम है वो आपको पता होना चाहिए। इसका जो उद्गम है वो अजीतगढ़ एक गांव पड़ता है मेरे बच्चों, सिक्कर जिले के अंदर। कौन सा गांव? अजीतगढ़। सिक्कर जिले के अंदर प्यारे बच्चों अजीतगढ़ गांव से 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी वहीं से निकलती है ये, ठीक है। और वहां से निकल के हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश करेगी कहाँ? रेवाड़ी के अंदर। दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है साहिबी। बच्चों इसका नाम साहिबी इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी सहायक नदियों की संख्या 100 बताई जाती है। इसकी सहायक नदियों की संख्या कितनी बताई जाती है मेरे बच्चों? 100 बताई जाती है। और सहायक नदियों की संख्या 100 बताए जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? साहिबी पड़ा, ठीक है। क्या पड़ा? साहिबी पड़ा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, मसाणी जो बांध है, मसाणी जो बांध है वो इसी नदी के ऊपर है। हाँ बिल्कुल, एक डैम याद दिलाया है लड़के ने, बहुत अच्छी बात। ऐसे आपको तैयारी करनी है। मसाणी बांध, अब यहाँ से क्वेश्चन मैं आपको कवर करवा देता हूँ। मसाणी गांव है मेरे बच्चों, ठीक है, रेवाड़ी जिले का। तो मसाणी बांध कहाँ होगा? रेवाड़ी में होगा। इस बांध के बारे में हम बात करें तो इस बांध का निर्माण कार्य 1979 में प्यारे बच्चों जो मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय शुरू हुआ था। 10 साल के बाद ये बन के तैयार हुआ था 1989 के अंदर। तो रेवाड़ी के लोगों को पीने का पानी और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो, इसी के चलते मोरारजी देसाई की ये पहल थी, जिसके चलते 1979 में प्यारे बच्चों ये बांध का उद्घाटन किया गया था। और ये साहिबी नदी के ऊपर ही बना हुआ डैम है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टोपरा, ये जो टोपरा है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ अंबाला लिखा गया है, गलत नहीं है, लेकिन वर्तमान में ये टोपरा गांव यमुनानगर का गांव है। कहाँ का गांव है सर? यमुनानगर का गांव है, ठीक है मेरे बच्चों। टोपरा का अशोक स्तंभ किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया था? ये आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और इस आसान से क्वेश्चन का आंसर आप दे देंगे फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन जो सी होगा वो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ये जो टोपरा स्तंभ है इसके बारे में मैं आपको सारी की सारी बातें यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। बच्चों यदि हम बात करें तो अपने हरियाणा से अभी तक 3 दर्जन से ज़्यादा अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। 3 दर्जन का मतलब है प्यारे बच्चों संख्या में कुल 37, ठीक है। 37 अभिलेख अपने हरियाणा से क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। अभिलेख आप सभी जानते हैं पत्थरों के ऊपर खुदाई करके लिखे गए मन के भाव क्या कहलाएंगे? अभिलेख कहलाएंगे, ठीक है। अभिलेख आप लोग भी लिख देते हैं स्कूल के बेंचों के ऊपर, दीवारों के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर, बच्चों बसों की ताकी के ऊपर, बसों की सीटों के ऊपर। ये जो तुम लिखते हो ये अभिलेख है, ठीक है। लेकिन तुम्हारे पास तो संसाधन है, राजाओं के पास संसाधन नहीं हुआ करते थे तो वो उनके मन के भाव पत्थरों के ऊपर ही लिख दिया करते थे। और अभी तक अपने हरियाणा के अंदर 3 दर्जन से ज्यादा अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। यदि संख्या की बात करूं तो 37 है। उन 37 अभिलेखों में सबसे पुराना स्तंभ लेख कौन सा है? टोपरा। सबसे पुराना स्तंभ लेख हरियाणा से प्यारे बच्चों कौन सा प्राप्त हुआ है? ये टोपरा। टोपरा जो है ये वर्तमान में यमुनानगर जिले में है, लेकिन यमुनानगर ऑप्शन में नहीं देगा तो हम अंबाला बोल देंगे। बच्चों ये जो स्तंभ लेख है ये सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था। सम्राट अशोक द्वारा जब स्थापित किया गया था तो यहीं से एक और क्वेश्चन हमारा कवर हो जाता है। तो अशोक जो सम्राट हुए वो मौर्य साम्राज्य से हुए, और मौर्य साम्राज्य से हुए हैं तो मौर्य साम्राज्य का अपना हरियाणा हिस्सा रहा होगा, भाग रहा होगा। तभी तो बच्चों अशोक ने यहाँ पर टोपरा नामक गांव के अंदर एक स्तंभ लेख स्थापित किया। ये स्तंभ लेख जो लाया गया था ये गिरनार पहाड़ी से लाया गया था। कौन सी पहाड़ी से मेरे बच्चों? गिरनार पहाड़ी से। वो गिरनार पहाड़ी जहाँ पर बब्बर शेर रहते हैं, एशियाई शेरों का निवास स्थान है, ये गुजरात के अंदर मेरे बच्चों स्थित है, ठीक है। तो गिरनार पहाड़ी से प्यारे बच्चों ये सम्राट अशोक के द्वारा लाया गया स्तंभ लेख था। बात करें तो इसकी जो भाषा थी स्तंभ लेख की वो थी प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा सर? प्राकृत भाषा थी।
बात करें लिपि की मेरे बच्चों, लिपि ध्यान रखेंगे ब्राह्मी थी। कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि के अंदर ये लेख लिखे गए थे। ठीक है बच्चों, इसी टोपरा के स्तंभ लेख से विग्रहराज चतुर्थ के बारे में भी जानकारी मिलती है, और विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख भी इसी स्तंभ के ऊपर अंकित पाए गए हैं। विग्रहराज चतुर्थ, जिसे मलेच्छों का विनाशक कहा जाता है, मलेच्छों को खदेड़ने का श्रेय विग्रहराज चतुर्थ को जाता है, तो विग्रहराज चतुर्थ के कितने अभिलेख यहाँ पर अंकित पाए गए? 3 अभिलेख मेरे बच्चों इसी स्तंभ लेख के ऊपर अंकित पाए गए हैं, जो विग्रहराज चतुर्थ की मलेच्छों के ऊपर विजय के बारे में बताने का काम करते हैं। ठीक है, इसी टोपरा स्तंभ लेख के ऊपर नजर पड़ी थी फिरोज शाह तुगलक की, जब कलेसर के जंगलों में वो शिकार खेलने के लिए आए थे, और शिकार खेलते खेलते जब इस स्तंभ लेख के ऊपर नजर पड़ती है फिरोज शाह तुगलक की, तो मेरे बच्चों फिरोज शाह तुगलक इसकी अहमियत को जानते हुए अपने सैनिकों को बुलवाकर इसको उखड़वाते हैं यहाँ से, और उखड़वाकर प्यारे बच्चों यमुना नदी के अंदर एक नाव बनाकर सैनिकों के द्वारा मखमल के कपड़े में लपेटकर इसको दिल्ली ले जाया जाता है, और दिल्ली ले जाकर बच्चों इसे अपने किले के अंदर स्थापित करवा दिया जाता है, अपने किले के अंदर स्थापित करवा दिया जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, ऋतिक कौशिक मेरे भाई बैच के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो जिक्के भाई संदीप सिवाज मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, यहाँ पर जाइएगा, यहाँ पर जुड़िएगा, सारी बातें आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। जेबी क्लासेस और बाकी अन्य जो हमारी क्लासेस होती है उनका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। ठीक है, और बहुत जल्दी हम जेबी क्लासेस के ऊपर भी अपना बैच स्टार्ट करेंगे। लेकिन बैच में तुम पैसा क्यों लगा रहे हो जब आपको फ्री में सारा कंटेंट यहाँ उपलब्ध करवाया जा रहा है? ठीक है, पैसे ज़्यादा हो रखे हैं तो गूगल पे नंबर दे देता हूँ, वैसे ही डलवा दे मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण विद्यमान था? आप सभी को पता होना चाहिए कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद, कौन सा साम्राज्य मेरे बच्चों? सर गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद अपना जो हरियाणा है वो 4 बड़े गणराज्यों में विभाजित हुआ था। हरियाणा कितने गणराज्यों में? 4 गणराज्यों में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन से साम्राज्य के पतन के बाद, गुप्त साम्राज्य के नहीं, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मेरे बच्चों, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद है ना। गुप्त साम्राज्य के बाद तो वर्धन काल आएगा, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद। ये जो 4 गणराज्य थे मेरे बच्चों, इन 4 गणराज्यों में एक गणराज्य था हमारा कुनिंद। कौन सा गणराज्य? कुनिंद गणराज्य। एक गणराज्य था मेरे बच्चों अर्जुनायन। कौन सा गणराज्य सर? अर्जुनायन गणराज्य। ठीक है, और एक गणराज्य था मेरे बच्चों अगर गणराज्य। कौन सा गणराज्य? अगर गणराज्य। ये गणराज्य क्या होता है? एक ऐसा राज्य जिसका मुखिया प्यारे बच्चों वंशानुगत ना होके चुनाव के आधार पर तय किया जाएगा, उसी को गणराज्य बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसा राज्य जहां का मुखिया प्यारे बच्चों वंशानुगत ना होके चुनाव के आधार पर तय किया जाएगा, ऐसे सिस्टम को हम गणतंत्रात्मक प्रणाली बोलते हैं, और ऐसे राज्य को हम गणराज्य बोलते हैं। बच्चों अगर गणराज्य के साथ साथ चौथा और सबसे जो अहम गणराज्य था हरियाणा के अंदर वो था योद्धेय गणराज्य। योद्धेय गणराज्य की राजधानी बच्चों नौरंगाबाद होती थी, जो वर्तमान में भिवानी जिले का गांव है। पहले इसे परिकर्तनाग कहा जाता था। अगर गणराज्य की राजधानी बच्चों वो शहर होता था जिसकी शुरुआत अगर से होती है, यानी कि अग्रोहा। अर्जुनायन प्यारे बच्चों इसकी राजधानी होता था महेंद्रगढ़, और कुनिंद गणराज्य की राजधानी होता था अंबाड़ा। कौन? अंबाड़ा। तो हमसे पूछा गया है महेंद्रगढ़ क्षेत्र की कौन से गण का विद्यमान था, तो महेंद्रगढ़ किसका होगा बच्चों? अर्जुनायन का होगा। सर ऑप्शन सी क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, एक बार सेशन को शेयर करके आओ। चलो आगे बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो है कि किस पुस्तक में पुष्यभूति की अति प्रशंसा की गई है, तो वो कौन सी पुस्तक होगी मेरे बच्चों? पुष्यभूति ही हर्षवर्धन का पहला पूर्वज बताया जाता है। हर्षवर्धन का पहला पूर्वज बताया जाता है मेरे बच्चों। हम बात करें तो इसी पुष्यभूति ने सबसे पहले थानेसर को राजधानी के रूप में स्थापित किया था। थानेसर को राजधानी सबसे पहले वर्धन वंश के किस शासक ने
बनाया था? आप बोलेंगे पुष्यभूति ने। बच्चों पुष्यभूति वंश के नाम से इसे जाना जाता था, लेकिन इस वंश में आने वाले आगे के सभी शासकों ने अपने नाम के पीछे वर्धन जोड़ा, इसलिए इसे पुष्यभूति वंश ना बोल के हम वर्धन वंश बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो जब पुष्यभूति ने अपने हरियाणा को संभाला था उस समय प्यारे बच्चों इसे श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता था, और ये जो नाम दिया था श्रीकंठ जनपद, ये नाग वंश के शासकों ने दिया था। नाग वंश के शासकों के द्वारा हरियाणा को श्रीकंठ जनपद का नाम दिया गया था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद प्यारे बच्चों पुष्यभूति नाम के एक सामंत ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा गुप्तों से कर दी थी, और इस श्रीकंठ जनपद नाम के क्षेत्र को खुद ही चलाना शुरू कर दिया था। चलाने के लिए कोई ना कोई शहर राजधानी बनाना पड़ेगा, और श्रीकंठ जनपद की राजधानी बच्चों पुष्यभूति ने थानेसर को बनाने का क्या किया था? काम किया था। ये सारी की सारी बातें कहाँ लिखी गई? ये सारी की सारी बातें लिखी गई बाण भट्ट के द्वारा अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक के अंदर, और बाण भट्ट के द्वारा हर्षवर्धन के जीवन चरित्र के ऊपर लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? सर हर्षचरित है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। बाकी जितनी बातें बताई हैं वो भी बच्चों दिमाग में सेट कर लेना। ठीक है, मेरे भाई थोड़ी सी क्वालिटी को बढ़ाओ तुम। ठीक है, थोड़ी सी क्वालिटी को बढ़ाओगे तो फिर आपको मज़ा आएगा, है ना? थोड़ी सी क्वालिटी को बढ़ाओ आप लोग, चलेगा। आगे बढ़ेंगे फिर। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है कि महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? आसान सा क्वेश्चन है, कानोड़ था। बच्चों आपसे पूछता है कि इसका नाम कानोड़ किसके कारण था? आप बोलेंगे ब्राह्मण वंश के कारण। कानोड़ नाम का एक ब्राह्मण वंश यहाँ रहा करता था, जिसके कारण उस वंश ने इस जमीन का नाम अपने वंश के नाम पर ही रखा था, कानोड़। बच्चों फिर होता क्या है यहाँ पर? होता क्या है बच्चों? तात्या टोपे के द्वारा यहाँ पर एक किला बनवाया जाता है। तात्या टोपे द्वारा बच्चों किला बनवाया गया यहाँ पर, और वो किला बच्चों क्या कहलाएगा? कानोड़ का किला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कानोड़ का किला कहलाएगा। ठीक है, बात करें तो मेरे बच्चों उसके बाद 19वीं सदी के अंदर 1861 की बात है। सदी कौन सी होगी? 19वीं सदी होगी मेरे बच्चों। 19वीं सदी के अंदर हम बात करें, पटियाला के राजा नरेंद्र ने इस किले का नाम अपने पुत्र के नाम पर रख दिया, और ये उसके बाद कहलाता है क्या? महेंद्रगढ़। क्या कहलाता है? महेंद्रगढ़। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि महेंद्रगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? अब आप महेंद्रगढ़ के किले का निर्माण या तो महेंद्र ठोक के आओगे या नरेंद्र ठोक के आओगे। किले का निर्माण किसने करवाया है? तात्या टोपे ने। किले का नाम किसने बदला है? नरेंद्र ने। किसके नाम पर बदला है? महेंद्र के नाम पर। कहाँ का ये शासक था? पटियाला का। 1857 की क्रांति के बाद प्यारे बच्चों ये महेंद्रगढ़ जो क्षेत्र है हरियाणा का, ये पटियाला रियासत के अधीन कर दिया गया था। पटियाला रियासत के अधीन ये बच्चों कर दिया गया था। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ेंगे। अयोध्या काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा दी गई थी? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखता हूं आप लोगों की तैयारी कैसी है। तो अयोध्या काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा दी गई थी? बच्चों जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल। विशाल मोर, संजय इंदौरा, रविंद्र कुमार, आर्यन, रेनू, सभी ने बी लगा दिया है। तो फिर मैं भी आप लोगों से अलग क्या चलूँगा मेरे बच्चों, इसे हम बी ही बोलेंगे, बहुधान्यक प्रदेश बोलेंगे। ठीक है, बहुधान्यक प्रदेश बोलेंगे। और बहुधान्य प्रदेश का मतलब है जहाँ बहुत सारा अनाज पैदा हो। आर्यवंशी कुरुओं ने बच्चों खेती बाड़ी के उद्देश्य से सबसे पहले यहाँ की ज़मीनों को खोदना शुरू किया, और 48 कोस भूमि को जब खोद दिया गया, उसी 48 कोस भूमि को बोलते हैं कुरुक्षेत्र। तो कुरुओं के द्वारा खोदा गया क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जिसको गीता के पहले श्लोक के अंदर धर्म क्षेत्र भी बोला गया। मेरे बच्चों जब यहाँ पर अनाज उत्पादित किया गया जमीन को खोदकर, तो यहाँ की जमीन ने प्यारे बच्चों सोना उगला, धन ही धन बना, और धन का मतलब है यहाँ अनाज से। तो बहुत सारा जब अनाज पैदा हुआ
तो इस क्षेत्र को बहुधानक प्रदेश के नाम से मेरे बच्चों पुकारा गया था। ठीक है, ये बहुधानक प्रदेश महाभारत काल से ही प्यारे बच्चों पुकारा जाना शुरू हुआ था, क्योंकि महाभारत काल में ही इस जमीन को खोदा गया था। और इस जमीन को जब खोदा गया था आर्यवंशी कुरुओं के द्वारा, उस समय से आदि रूपा कहा जाता था। तो कुरुओं के द्वारा उपजाई गई भूमि कौन सी थी सर? आदि रूपा थी। कौन सी थी? आदि रूपा। ठीक है, चलिएगा फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अंबाला शहर का नाम अंबाला क्यों पड़ा? कौरवों का क्षेत्र होने के कारण, राजा भवानी सिंह के नाम पर, जयंती देवी के नाम पर, अंबालिका के नाम पर? जयंती देवी के नाम पर तो जींद पड़ा है बच्चों, तो माता अंबालिका के नाम पर प्यारे बच्चों इसका नाम क्या पड़ा है? अंबाला। अंबालिका मेरे बच्चों किसकी माता थी सर? पांडु की माता थी। पांडु की माता थी। ठीक है, महर्षि वेदव्यास और अंबालिका से प्यारे बच्चों पैदा हुए थे कौन? अब पांडु। कौन बच्चों? अब पांडु। ठीक है, महर्षि वेदव्यास, और यदि हम बात करें अंबिका की, उनसे पैदा हुए थे कौन बच्चों? धृतराष्ट्र। ठीक है, अंबिका नाम की माता जब महर्षि वेदव्यास के सामने जाती है तो महर्षि वेदव्यास का जो प्यारे बच्चों शरीर था वो बहुत ज़्यादा देखने लायक नहीं था। ठीक है, उन्होंने अपने शरीर का जो हम बोलेंगे रूप धारण कर रखा था, वो बहुत भयंकर रूप धारण कर रखा था। और प्यारे बच्चों डर जाती है माता अंबिका और अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। आंखें बंद करने के कारण ही प्यारे बच्चों धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए थे। कैसे पैदा हुए थे? अंधे पैदा हुए थे, है ना। तो पांडु की फिर शादी कर दी जाती है बच्चों। पांडु की शादी होती है बच्चों दो से, एक माता कुंती, ठीक है, और एक थी माद्री। बच्चों कुंती और माद्री से कोई संतान पांडु को नहीं हुई। ठीक है, लेकिन फिर भगवान का आशीर्वाद था माता कुंती के पास, और माता कुंती ने फिर प्यारे बच्चों 3 बच्चों का वरदान अपने लिए और 2 बच्चों का वरदान माद्री को दिया। ध्यान रखेंगे। और भगवानों से प्राप्त हुए प्यारे बच्चों 5 योद्धा, जिसमें एक होगा युधिष्ठिर, एक होगा बच्चों भीम, पवन भगवान से पैदा हुए हैं भीम। ठीक है, इंद्र भगवान से पैदा हुए हैं अर्जुन, एक थे बच्चों नकुल और एक थे सहदेव। ठीक है, तो ये 2 पत्नियां थी, ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। बाबर ने हरियाणा को किन प्रशासनिक क्षेत्रों में बांट दिया था? बाबर ने प्यारे बच्चों जब पानीपत का पहला युद्ध जीत लिया था 21 अप्रैल 1526 को, कुछ ही देर में इब्राहिम लोदी को प्यारे बच्चों हरा दिया गया था। और इब्राहिम लोदी की प्यारे बच्चों मृत्यु युद्ध मैदान में ही हो गई थी। इब्राहिम लोदी के ऊपर तरस आके उसके सम्मान में एक मकबरा भी बनवाया बाबर के द्वारा। और मेरे बच्चों उसके बाद हरियाणा और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के ऊपर अच्छे तरीके से प्रशासन चलाने के उद्देश्य से अपने इस क्षेत्र को 4 भागों में बांट दिया था। उन 4 को बोलते हैं सरकार। क्या बोलते हैं? सरकार। तो बच्चों 4 सरकार कौन कौन सी थी सर? एक सरकार थी दिल्ली सरकार। मेरे बच्चों एक सरकार थी मेवात सरकार। उसके बाद थी एक हिसार सरकार, और एक थी बच्चों सरहिंद सरकार। ठीक है, तो हिसार सरकार किसके पास होती थी? हुमायूं के पास। ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हिसार सरकार के मुखिया कौन थे? हुमायूं थे। चलो आगे बढ़ो, बाकी इसके बारे में डिटेल से जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे बच्चों? कुरु और पांचाल, कौशल और वज्जी, सुरसेन और अवंती, असक और वत्स। तो इनमें से आपने कौन से महाजनपदों के नाम सुन रखे हैं सर? कुरु से बनेगा कौरव। ठीक है, बिल्कुल। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन का क्या होगा सर? करेक्ट आंसर होगा। 1-2 सलाहकार बोल रहा है कि सर डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ाना शुरू करो। ठीक है बच्चों, तुम लोगों की सलाह मानूंगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि मैं मानने वाला अकेला हूं, सलाह देने वाले तुम बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो। ठीक है, इसलिए तुम मेरी सलाह माना करो बच्चों। एक की सलाह तो मानी जा सकती है, इतनों की सलाह थोड़ी मानूंगा मैं। ध्यान रखेंगे ना, है ना। हाँ, तो तुम मेरी सलाह माना करो। जो चल रहे हैं एक बार चलने दीजिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हर किसी की अलग अलग समस्या होती है, ध्यान रखेंगे ना। चलो आगे बढ़ो। मेरठ विद्रोह में जिन सैनिकों ने भाग लिया उनमें से अधिकतर किस
स्थल से संबंध रखते थे बच्चों। सीधी सी बात है कि हरियाणा से, कहाँ से, हरियाणा से। मेरे बच्चों हरियाणा वालों ने तो तूफान मचा दिया था यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन डी क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल संजय इंदौरा, अब इनको कौन बताए कि भाई साहब डिस्ट्रिक्ट वाइज करोगे तो 4 महीने में सिलेबस होगा, और 4 महीने में तो एचएसएससी अपना सारा काम धाम समेट के तुम्हें नौकरी दे देगी, ठीक है। बिल्कुल, अब जो टाइम है वो टाइम है प्रैक्टिस का बस। हर्ष व पुष्यभूति वंश का परिचय देने वाला ताम्रपत्र, 9वीं सदी का बोसदेव का अभिलेख, पशुपति संप्रदाय से संबंधित अभिलेख, 12 खड़ी की लिखाई का प्रमाण देने वाला अभिलेख। तो बच्चों जो 37 अभिलेख हरियाणा से प्राप्त हुए उनमें से ये अभिलेख भी हैं, ठीक है। और इन अभिलेखों के माध्यम से हमें हरियाणा के इतिहास के बारे में, हरियाणा के स्थानों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो बताइएगा हर्ष व पुष्यभूति वंश का परिचय देने वाला ताम्रपत्र बच्चों ये कहां से प्राप्त हुआ है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक दो पूछ रहा है कि सर बर्फ की खोज किसने की? हरियाणा जीके पढ़ रहे हो मेरे बच्चों, ठीक है, साइंस थोड़ी पढ़ रहे हो तुम। बर्फ की खोज किसने की? बर्फ की खोज फ्रीज ने की, ध्यान रखेंगे ना, और किसने की, ठीक है। अब जिसने फ्रीज की खोज की उसने ही बर्फ की खोज की, ध्यान रखना, ठीक है ना। कमाल करते हो बच्चों, ठीक है। अच्छा साथी थोड़ी हूं मैं कि कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन डाल दोगे ना, कल से तुम यहाँ पे प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन भी डालना शुरू कर दोगे। और बताओ क्यों? क्योंकि तुम्हें तो बोलना है बस, ध्यान रखेंगे ना, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, चलिएगा। हर्ष व पुष्यभूति वंश का परिचय देने वाला ताम्रपत्र बच्चों ये कहाँ से प्राप्त हुआ? सोनीपत से प्राप्त हुआ है। 9वीं शताब्दी का बोसदेव का जो अभिलेख है मेरे बच्चों ये पेहवा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। पशुपति संप्रदाय के बारे में हमें प्राप्त जानकारी देता है सिरसा से प्राप्त हुआ ये अभिलेख। और 12 खड़ी वाला प्यारे बच्चों कहाँ से? ये सुध यमुनानगर से बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर मिलान कर लीजिएगा, 1 का 2 है, 2 का 1 है, 1 का 2 है, 2 का 1 है, 3 का 4 है तो 4 का 3 है बच्चों। ऑप्शन ए क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ो। अच्छा, बर्फ की खोज हर्षवर्धन ने की थी क्या? बहुत अच्छी बात है, चलो भाई। अच्छा, इसीलिए इसको पता तो होगा, जानबूझ के पूछ रहा होगा ये ना। हाँ, 1 2 मिल जाते हैं ऐसे मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किए गए विद्रोह को उनकी तिथि व नेतृत्वकर्ता में सम्मिलित करें। जींद का विद्रोह, बन्नावली का विद्रोह, कैथल का विद्रोह, लाडवा का विद्रोह। जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ना। 1 2 बच्चा तो पता है क्या सोचता है, एक क्वेश्चन पूछ लिया, उसको आता होता है वो क्वेश्चन है और वो जानबूझ के पूछता है, सोचता है कि देखते हैं पता चलेगा नहीं पता चलेगा। और यदि मान के चलो टीचर से नहीं पता है, टीचर को, भगवान थोड़ी है टीचर है, तो उसके मन को अंदर ही अंदर तसल्ली मिलती है कि मेरा तो सिलेक्शन आ गया, बस टीचर ने नहीं आया मेरा सिलेक्शन आ गया। ध्यान रखेंगे बच्चों, सिलेक्शन तब आएगा जब तुम्हें और आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजों को छोड़ दो तुम, है ना, ऐसी ऐसी चीज़ों को छोड़ दो, गलत बात होती है ये। चलो कोई ना, छोटे भाई हो तुम मान जाओगे मेरी बात। जींद का विद्रोह कब हुआ था बताओ? सर जींद का विद्रोह 1814 में हुआ, प्रताप सिंह ने, ठीक है। बन्नावली का विद्रोह बच्चों, बन्नावली का विद्रोह सर 1835 में हुआ, गुलाब सिंह ने। कैथल का विद्रोह मेरे बच्चों 1843 ईस्वी के अंदर। लाडवा का विद्रोह 1845 में। बात तो ठीक है। फिर 1 2 3 4 क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान में किस स्थान का उल्लेख किया गया है? अग्रोहा व रोहतक, अंबाला व जगाधरी, यमुनानगर व जगाधरी, इनमें से कोई नहीं। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्यदान के अंदर बच्चों कौन से स्थान का उल्लेख किया गया है? मैंने आपको बताया था कि दिव्यदान नाम का जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है वो अपने हरियाणा के राजनीतिक, अपने हरियाणा के सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है। और इसी के माध्यम से पता चला कि अपने हरियाणा के अंदर 2 केंद्र हुआ करते थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, एक अग्रोहा और एक रोहतक, एक अग्रोहा और एक रोहतक। तो ऑप्शन ए जो होगा वो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसी बौद्ध धर्म ग्रंथ से हमें पता चला कि रोहतक के जो लोग थे वो संगीत प्रेमी थे, और संगीत प्रेमी थे प्यारे बच्चों तो वो प्रसन्नचित्त लोग भी थे, खुश मिजाज लोग थे। वो क्या थे? खुश मिजाज लोग थे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फिर
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो है कि गुजरी महल हरियाणा के कौन से जिले में है। ये भी कोई क्वेश्चन हुआ मेरे बच्चों, हिसार के अंदर है। ठीक है, गुजरी जो है ये गुजरों की लड़की थी, इसीलिए इसे गुजरी बोलते हैं। और गुज्जर उस समय प्यारे बच्चों दूध का काम किया करते थे। बताया जाता है कि एक बार ये अपने घर के बाहर आई, उसी समय फिरोज शाह तुगलक निकल रहे थे। फिरोज शाह तुगलक की निगाह गुजरी के ऊपर पड़ती है, तो गुजरी की निगाह फिरोज शाह तुगलक के ऊपर पड़ती है। प्यारे बच्चों आंखें चार होती है, दोनों में प्यार होता है, और दोनों में प्यार होता है तो फिरोज शाह तुगलक फरमान दे देते हैं गुजरी को कि आपको मेरे साथ दिल्ली चलना पड़ेगा, हम दिल्ली चल के शादी करेंगे। तो गुजरी बोल देती है कि मैं आपके साथ दिल्ली नहीं जा सकती हूं। क्यों नहीं जा सकती हूं? क्योंकि मेरे जो माता पिता हैं वो बूढ़े हैं और उनका सहारा मैं ही हूं। यदि आप इस क्षेत्र के अंदर उनके रहने की उचित व्यवस्था कर दोगे तो मैं आपके साथ दिल्ली चलूंगी। बच्चों फिरोज शाह तुगलक का प्यार था पक्का। फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर अपने होने वाले ससुर और सास के लिए, गुजरे के माता पिता के लिए, बच्चों रहने के लिए एक उचित व्यवस्था की महल बनवाकर उसी को बोलते हैं गुजरी महल। क्या बोलते हैं? गुजरी महल बोलते हैं मेरे बच्चों, ध्यान रखेंगे ना। ठीक है, हाँ। अब इस गुजरी महल से हमें कितने अभिलेखों की जानकारी मिलती है बच्चों? 8 अभिलेखों की जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। और 8 जो अभिलेख इस गुजरी महल की दीवारों पर पाए गए बच्चों, वो हमें सूचना देते हैं अलग अलग स्थान से आने वाले 8 भागवतों की। तो 8 भागवतों की सूचना देने वाला स्तंभ लेख हरियाणा में कहाँ से प्राप्त होगा? गुजरी महल से। और आ जाना तुम कभी हिसार, बिल्कुल बस स्टैंड के ठीक सामने तुम्हें घुमा के लेके आऊंगा मैं गुजरी महल। ठीक है मेरे बच्चों, हाँ। ऑप्शन ए क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ो। मुगल कालीन मटिया किला हरियाणा में कहां स्थित है मेरे बच्चों? पलवल, होडल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद। जल्दी से बताइएगा, एक इंपॉर्टेंट किला है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पुराने राजा बड़े थे, उन्होंने अपनी प्रेमिकाओं के लिए, अपनी पत्नियों के लिए कुछ ना कुछ बनवाया। ठीक है, लेकिन आजकल वाले तो चॉकलेट, टेडी, गिफ्ट, ठीक है, इन्हीं में निपटा देते हैं। ध्यान रखेंगे क्यों? क्योंकि ना तो पहले वाले राजा रहे और ना प्यारे बच्चों पहले वाली रानियां रही। ठीक है, बिल्कुल, तो ना पहले वाला प्रेम बचा हुआ है। ठीक है, इसलिए आजकल वाले सस्ते में निपटा देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों। ऑप्शन ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मटिया किला जो है बच्चों वो हरियाणा में कहां स्थित है सर? पलवल में स्थित है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस त्योहार को लौकिक भाषा में जानटी कहा जाता है? बताइएगा। जन्माष्टमी, निर्जला ग्यास, लोहड़ी, बडलिया नवमी। ठीक है बच्चों, ये तो ऐसा त्योहार है जो वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना देता है। तो वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना देने वाला कौन सा त्योहार है? बडलिया नवमी है। ठीक है, जन्माष्टमी को हम बोलते हैं जाटी। ऑप्शन जो ए होगा वो क्वेश्चन का क्या होगा सर? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, संजय इंदौरा मैंने ही पूछा था मेरे भाई, और तुम मेरे ही क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हो। वाह वाह वाह, ठीक है, चलेगा, है ना। तुम मेरे, आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट हो रखे हैं, मेरे से ही क्वेश्चन सुनते हैं, मेरे से ही दोबारा पूछते हैं कि सर इसका क्या आएगा। मैंने आप लोगों को ये काम दे रखा संजय इंदौरा, इसका तुम पता लगाओ। ठीक है, इसका तुम पता लगाओ, है ना। तो मेरे जो क्वेश्चन है वो मेरे से ही तो ना पूछा करो कम से कम। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई? पानीपत, रोहतक, सोनीपत, इनमें से कोई नहीं। तो हर्षवर्धन कालीन जो सिक्के हैं बच्चों, ये पेपर में आपसे पूछा गया था, ये सोनीपत से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सुनील मेरे भाई, बिल्कुल आपके कमेंट भी शो हो रहे हैं और आपका भी स्वागत है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। बताइएगा किस स्थल से योद्धे गणराज्य की मुहरे प्राप्त हुई? यहाँ पर स्थल है बच्चों, ये सीन नहीं है, ये स्थल है। ठीक है, तो कौन से स्थल से योद्धे कालीन गणराज्य की मुहरे प्राप्त हुई हैं? बताइएगा जल्दी से, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? अब सीधी सी बात है कि योद्धे गणराज्य की राजधानी मैंने क्या बताया? औरंगाबाद। और राजधानी के अंदर ही बच्चों क्या होगी? करेंसी, मुद्राएं, सिक्के बनाए जाएंगे। और जहां पर सिक्के बनाए जाते थे, सिक्के डाले जाते थे, उस क्षेत्र को बोलेंगे टकसाल। क्या बोलेंगे? टकसाल। जहां पर सिक्के डाले जाते थे उसको हम टकसाल बोलेंगे। और योद्धे गणराज्य की राजधानी मैंने बताया था मेरे बच्चों औरंगाबाद, जो भिवानी का गांव है। इस औरंगाबाद का पुराना नाम आपको ध्यान रखना है
प्रकृतनाक है, प्रकृतनाक है मेरे बच्चों, ठीक है। बिल्कुल यहीं से योद्धे गणराज्य की मुहरें, योद्धे कालीन सिक्के क्या होंगे, अप्राप्त होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन स्तूप व उनके अवशेष कौन से स्थान से प्राप्त हुए? सोनीपत, हिसार, फतेहाबाद, थानेसर, पेहुआ, कुरुक्षेत्र। तो मौर्यकालीन जो स्तूप है और उनके जो अवशेष है मेरे बच्चों, ये हिसार व फतेहाबाद से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी क्वेश्चन का क्या होगा सर, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान पर पाए गए? इंडो का मतलब होता है हिंद, ग्रीक का मतलब होता है यूनानी। प्यारे बच्चों, बिरबल साहनी के द्वारा ये सिक्के खोजे गए थे, इंडो ग्रीक सिक्के, जिन्हें हम हिंद यूनानी बोलेंगे, ठीक है। किसको मिले थे ये खुदाई के दौरान? बिरबल साहनी को मिले थे बच्चों, नाम ध्यान रख लेना इस भाई साहब का। इसको खुदाई के दौरान यहाँ पर ये सिक्के प्राप्त हुए थे। और ये जो हिंद यूनानी सिक्के हैं ये खोखराकोट नामक गांव रोहतक से, प्यारे बच्चों, ठीक है। खोखर जाट होते हैं और खोखर जाटों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या है, खोखराकोट है मेरे बच्चों। ऑप्शन सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन कौन से पुराण में दिया गया है? ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बौद्ध पुराण, वामन पुराण, वेद पुराण, इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन कौन से पुराण में दिया गया है? बच्चों आसान सा क्वेश्चन है, कई बार बता चुका हूँ, वामन पुराण है, जिसमें हरियाणा में बहने वाली कितनी नदियों का वर्णन है। संख्या भी पूछ ले आप लोगों से तो घबराना नहीं है मेरे बच्चों, 9 नदियों का। कितनी नदियों का वर्णन है? 9 नदियों का वर्णन, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा कुरुक्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गिरी संप्रदाय के सिद्ध फकीर बाबा शिवगिरी महाराज द्वारा बनवाया गया? जल्दी से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। कुरुक्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गिरी संप्रदाय के सिद्ध फकीर बाबा शिवगिरी महाराज द्वारा बनवाया गया था? जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे बच्चों। सर्वेश्वर महादेव मंदिर, नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, दुख भजनेश्वर मंदिर। जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिएगा, सर्वेश्वर जो महादेव मंदिर है ये बाबा श्रवणनाथ के द्वारा, बाबा श्रवणनाथ के द्वारा मेरे बच्चों ये मंदिर बनवाया गया था। ये ब्रह्म सरोवर के अंदर है। ब्रह्म सरोवर में प्रवेश करते ही उल्टे हाथ वाली दिशा में आपको ये मंदिर नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा नारायण मंदिर। कौन सा मंदिर? नारायण मंदिर। कुरुक्षेत्र के अंदर है ये। कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर। चलो अगला क्वेश्चन है, जिला भिवानी में किस स्थान पर ग्रेनाइट नामक पत्थर मिलता है? ठीक है, ग्रेनाइट नामक जो पत्थर होगा वो गांव निगाना कला, दुलेड़ी, रिवासा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन जो डी होगा वो क्वेश्चन का क्या होगा सर, करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ है, शीशे वाली मस्जिद कौन से जिले में है? जींद, झज्जर, रोहतक, इनमें से कोई नहीं। शीशे वाली मस्जिद को हम क्या बोलेंगे सर? शीशे वाली मस्जिद को हम कांच की मस्जिद बोलेंगे। कौन सी मस्जिद बोलेंगे मेरे बच्चों? सर शीशे वाली मस्जिद को हम कांच की मस्जिद बोलेंगे, ठीक है। कौन से जिले में है? जींद, झज्जर, रोहतक, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा सर? शीशे वाली मस्जिद, कांच की मस्जिद, ये रोहतक के अंदर है। ऑप्शन सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। रोहतक में और कौन कौन सी मस्जिद है? रोहतक के अंदर एक लाल मस्जिद है मेरे बच्चों, जिसका निर्माण आसिक अली के द्वारा 1939 में करवाया गया था। बच्चों लाल मस्जिद के साथ साथ यहाँ कौन सी मस्जिद है सर? दीनी मस्जिद भी है, दीनी मस्जिद भी है, ठीक है। बच्चों कांच वाली मस्जिद से मिलती जुलती एक और मस्जिद है जो आपको पढ़ने को मिलेगी, काजी की मस्जिद। काजी की मस्जिद जब आपसे पूछ ली जाए तो आपको आंसर देना आना चाहिए दुजाना। ये मेरे बच्चों झज्जर रोड के ऊपर, रोहतक झज्जर रोड के ऊपर झज्जर का गांव है दुजाना, ठीक है। और यहीं पर है कौन सी मस्जिद?
काजी की मस्जिद, काजी की मस्जिद। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगला क्वेश्चन है बाबा शाह कमाल की मज़ार कहाँ पर स्थित है? फतेहाबाद, नारनौल, कैथल, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे बच्चों बाबा शाह कमाल की जो मज़ार है ये कैथल के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर है? कैथल के अंदर है। ऑप्शन सी क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नारनौल के अंदर प्यारे बच्चों हमजा पीर की दरगाह है। हमजा पीर की दरगाह कहाँ पर है सर? नारनौल के अंदर है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एक और दरगाह है पीर तुर्कमान। इसका नाम तुर्कमान क्यों पड़ा? क्योंकि ये तुर्की से आए थे और तुर्की से आने के कारण इसे क्या बोलेंगे? तुर्कमान बोलेंगे। तो पीर तुर्कमान की दरगाह भी कहाँ है मेरे बच्चों? सर यहीं पर है। ठीक है, नारनौल के अंदर। फतेहाबाद के अंदर क्या है? हुमायूं की मस्जिद है। हुमायूं की मस्जिद बच्चों कहाँ है? फतेहाबाद में हुमायूं की मस्जिद। और यहीं से हुमायूं का एक अभिलेख भी हरियाणा में प्राप्त हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 1888 में इलाहाबाद के अंदर आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस राष्ट्रीय नेता ने हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? लाला सुल्तान सिंह, बलदेव सिंह, लाला लाजपत राय, बैनी सिंह। जल्दी से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे दीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन है और आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को उड़ा दोगे ऐसी मेरे को उम्मीद है मेरे बच्चों। बिल्कुल सर, क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ठीक है मेरे बच्चों, जब हिसार का नाम आए आंखें बंद करके जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हो, जितनी भी राजनीतिक बातें हो, लाला लाजपत राय का नाम ले देना बच्चों, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा। क्योंकि लाला लाजपत राय की कर्म भूमि बच्चों हिसार ही रहा है। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 1916 में चौधरी छोटूराम ने रोहतक में निम्नलिखित में से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया था? उर्दू भाषा का यह साप्ताहिक पत्र था। बंगाल गजट, जाट गजट, राजपूत गजट, हरिभूमि। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिएगा मेरे बच्चों। 1916 में चौधरी छोटूराम के द्वारा। अब बंगाल गजट किसका है? जेम्स हिक्की का है। जेम्स हिक्की के द्वारा प्यारे बच्चों कौन सा अखबार निकाला गया? बंगाल गजट। ठीक है, उसके बाद बच्चों जाट गजट जो है ये निकाला गया था छोटूराम के द्वारा। जाट गजट छोटूराम के द्वारा निकाला गया था, ये पूरे हरियाणा को पता है। और मेरे बच्चों को सबसे पहले पता लगा था कि ये बंद कब हुआ? 1980 के अंदर छपना बंद हुआ मेरे बच्चों। 1980 के अंदर छपना क्या हुआ था? ये सर बंद हुआ था। ठीक है, हरिभूमि जो है ये हरियाणा का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है जो रोहतक से निकलता है। इसके पब्लिशर कैप्टन अभिमन्यु है मेरे बच्चों। तो ये हरियाणा का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। हरियाणा का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है बच्चों। बात करें तो ये अखबार 1996 से निकलना शुरू हुआ रोहतक से। ठीक है, कहाँ से? रोहतक से। रोहतक को कौन सी राजधानी बोलते हो? राजनीतिक राजधानी बोलते हैं रोहतक को। बच्चों 1996 से जब ये शुरू हुआ था तो ये साप्ताहिक समाचार पत्र था, सप्ताह में एक बार निकलता था। ठीक है, लेकिन अगले ही साल नवंबर के महीने में, नवंबर 1997 से मेरे बच्चों ये क्या हो जाता है सर? दैनिक समाचार पत्र बन जाता है। ये क्या बन जाता है सर? ये दैनिक समाचार पत्र बन जाता है नवंबर 1997 से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? बता दीजिएगा बच्चों। होडल की सराय का, पलवल के तालाब का, फरीदाबाद में ख्वाजा की सराय का, कुंजपुरा के किले का। बताइएगा बच्चों। भरतपुर के राजा सूरजमल, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भरतपुर के राजा सूरजमल की ससुराल भी अपना हरियाणा ही था मेरे बच्चों। ठीक है, इसकी ससुराल भी प्यारे बच्चों अपना हरियाणा ही था। ठीक है, इनकी जो पत्नी थी बच्चों उनका नाम था किशोरी, किशोरी। और ये किशोरी जो थी ये कांसीराम सोरोत की पुत्री थी, कांसीराम सोरोत। और मेरे बच्चों होडल के अंदर जाओगे आप तो आपको कौन से सरनेम मिलेंगे? सोरोत।
ठीक है बच्चों। सूरजमल बताया जाता है कि एक बार दिल्ली की तरफ जा रहे थे, हाथी के ऊपर बैठ के जा रहे थे, और जब बीच रास्ते में होडल आया तो होडल के अंदर प्यारे बच्चों जब गुजर रहे थे सूरजमल, उसी समय वहां होडल के अंदर एक सांड ने उत्पात मचा रखा था, सांड बेकाबू हो रखा था। लेकिन वहीं से किशोरी गुजर रही थी और किशोरी ने बड़ी बहादुरी से उस सांड के ऊपर काबू पा लिया था। बच्चों यही दृश्य देख रहे थे कौन? भरतपुर के राजा सूरजमल। और सूरजमल ने देखा कि ये जो लड़की है बहुत बहादुर है, ये रानी बनने के लायक है मेरे बच्चों। तो सूरजमल ने बाद में इस किशोरी के पिता काशीराम सरोत के पास शादी का पैगाम भिजवा दिया था। लेकिन काशीराम सरोत बेचारे ठहरे गरीब आदमी, वो बोले कि मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता हूं। तो राजा सूरजमल ने बोला कि आपको बराबर मैं कर देता हूं, और इनको मेवात क्षेत्र सौंप दिया था बच्चों। मेवात क्षेत्र के चौधरी बना दिए गए थे, और जब चौधरी बन जाएंगे तो प्यारे बच्चों फिर चौधरी और चौधरी के बीच में रिश्ता हो जाएगा। ठीक है, तो राजा सूरजमल की ये पत्नी है किशोरी, और बच्चों यहां पर इन्होंने बनवाई होडल की सराय। ऑप्शन ए क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो लॉजिक के साथ पढ़ें, लॉजिक के साथ पढ़ें कि किस प्रकार से भरतपुर का राजा अपने हरियाणा के अंदर आके सराय बनवाएगा। बनवानी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि ससुराल थी प्यारे बच्चों अपने हरियाणा का होडल, और ससुराल से प्यार किसको नहीं होता? तुम्हें भी होगा। यदि तुम अच्छे से पढ़ोगे, नौकरी लोगे, तो तुम्हें ससुराल से प्यार होगा, यदि ससुराल हरियाणा में बनेगी। ठीक है, और नहीं पढ़े तो ससुराल बड़ी दूर दूर जाके बनेगी, और उस ससुराल से बच्चों तुम्हें प्यार नहीं होगा। ठीक है, तो ससुराल से तुम्हें भी प्यार करवाना है, इसीलिए तो डेली 8 बजे जेबी क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर सेशन लेके मैं आ जाता हूं। ठीक है, तो आप लोगों की ससुराल भी 100-200 किलोमीटर के एरिया में बने। मैं नहीं चाहता तुम्हारी ससुराल बच्चों 1200-1300 किलोमीटर दूर जाके बने। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों सुमेलित करना है, सुमेलित कर दीजिएगा जल्दी से। सुमेलित मेरे बच्चों कर दीजिएगा जल्दी से। इंडो ग्रीक सिक्के मित्ताथल भिवानी से नहीं सर, अभी तो आपने बताया था बिरबल, साहनी, खोखरा, कोट, रोहतक, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सोने और तांबे के सिक्के अगरे जनपद के सिक्के कहाँ से? अग्रोहा से ही मिलेंगे। ठीक है, टकसाले कहाँ से? मित्ताथल से। ठीक है, तो अगरे जनपद के सिक्के अग्रोहा से, और सोने और तांबे के सिक्के अग्रोहा, बरवाड़ा और औरंगाबाद से। अब देखो ऐसा मिलन है क्या कोई? एक का है दो, एक का है दो, ठीक है बच्चों, फिर दो का है एक, एक का दो, दो का एक, ऐसे तो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन को छोड़ो मेरे बच्चों, ऑप्शन को छोड़ो। जैसे जैसे मैंने मिलान किया है वैसे वैसे समझ लेना। इंडो ग्रीक सिक्के खोखरा कोट गांव से, अगरे जनपद के सिक्के अग्रोहा से, तो 4 का क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, 3 का क्या आएगा बच्चों? 4 आएगा। 3 का क्या आएगा? 4 आएगा। और टकसाले कहाँ से प्राप्त हुई है? मित्ताथल से, मित्ताथल भिवानी से। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है मेरे बच्चों, वो क्वेश्चन आ रहा है कि हरियाणा में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? बता दीजिएगा। जाटों के बाद अनुसूचित जाति का प्रतिशत ही हरियाणा में सबसे ज्यादा है मेरे बच्चों। 10.2, 20.2, 15.2, 25.2। जल्दी से आंसर दीजिएगा। अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है हरियाणा के अंदर? अनुसूचित जाति का प्रतिशत बता दीजिएगा जल्दी से, हरियाणा के अंदर कितना है मेरे बच्चों? बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों का आंसर आया ही नहीं है, 1-2 बच्चे का आंसर आया है। ठीक है, आंसर दो, चाहे गलत दो, जल्दी जल्दी आंसर दो। दीपक काद्यान बहुत अच्छे, आर्यन सलिंदर राठी बहुत अच्छे। ठीक है, बहुत अच्छे आपका आंसर आ रहा है। बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मेरे बच्चों। ठीक है, 20.2, तो 20% के अराउंड अनुसूचित जाति अपने हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? बच्चों बीरबारा तो जींद में है। ठीक है, सरस्वती कहाँ है? कैथल के अंदर है। ये कैसे वन्य जीव क्षेत्र हैं? ये संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र हैं, और हरियाणा में संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र 2 ही हैं बच्चों, एक बीरबारा और एक सरस्वती।
जिसे सोनसर जंगल भी बोलते हैं। समुद्रगुप्त कालीन सिक्के कौन से स्थान पे पाए गए? बरवाड़ा, अग्रोहा, मित्ताथल, जगाधरी। मेरे बच्चों समुद्रगुप्त कालीन जो सिक्के हैं ये पाए गए हैं सर मित्ताथल भिवानी से। ऑप्शन सी क्वेश्चन का क्या होगा सर करेक्ट आंसर होगा। आओ बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ये सतनामी संप्रदाय तो समझते ही हो आप, रैदासी संगठन की एक शाखा थी। रैदासी नाम का संगठन रैदास जी महाराज के द्वारा शुरू किया गया और रैदास जी महाराज के जो शिष्य थे वो उदयदास थे। उदयदास के जो शिष्य थे वो वीरबान थे और वीरबान ने सत्य के ऊपर चलने वाले लोगों को साथ लेके एक संप्रदाय बनाया। सत्य के ऊपर चलने वाले लोगों को बोलते हैं सतनामी संप्रदाय। ठीक है, आजकल संप्रदाय झूठनामी हो चुके हैं, सतनामी संप्रदाय पहले हुआ करते थे। और मेरे बच्चों 1543 के अंदर इसकी स्थापना विजेसर नामक गांव में हुई थी। कौन से गांव में हुई थी? विजेसर गांव में हुई थी मेरे बच्चों, है ना। अब विजेसर गांव कहाँ है सर? विजेसर गांव जो है ये नारनौल का गांव है। ठीक है, चलो बच्चों इन सतनामियों का विद्रोह भी हुआ था, बिल्कुल हुआ था सर 1672 में नारनौल के अंदर ये विद्रोह हुआ था। और इन सतनामियों ने प्यारे बच्चों बैंड बजाई थी एक बार स्टार्टिंग में, किसकी? औरंगजेब के सैनिकों की। लेकिन बाद में औरंगजेब के सैनिक ज़्यादा पड़े तो फिर इन सतनामियों की बैंड बजा दी थी उन्होंने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित है मेरे बच्चों? हरियाणा तिलक। हरियाणा तिलक बच्चों श्री राम शर्मा का है, विजयानंद का थोड़ी है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। ज्योतिष कीर्ति प्रकाश का नहीं है। ज्ञानोदय प्यारे बच्चों ये ब्रह्मानंद का है, हिसार से निकलता था। ये हिंदी भाषा का बच्चों ये अखबार था ज्ञानोदय, ब्रह्मानंद के द्वारा ये निकाला जाता था हिसार से। ठीक है, चेतना ये नानू राम शर्मा द्वारा नहीं निकाला जाता था। ऑप्शन सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने पटौदी रियासत में, बिल्कुल राजा सिंह भाई क्लास होती है दिल्ली। ठीक है, और रात को 8 बजे आप और अपने दोस्त जो जो करते हैं तैयारी, और सारे के सारे जुड़ जाया करो तुम जेबी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। किसने पटौदी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? लाला सुल्तान सिंह, भरत सिंह, पंडित अमीलाल, बाबू दयाल शर्मा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताओ। प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सर पटौदी से किया था बाबू दयाल शर्मा ने। बाबू दयाल शर्मा कहाँ से आते हैं? रेवाड़ी से। एक दीन दयाल शर्मा है वो झज्जर से आते हैं, ये बाबू दयाल शर्मा है मेरे बच्चों। ठीक है, बाबू दयाल शर्मा है। ऑप्शन डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन कौन देता है, और जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा मेरा दिल जीत लेगा। ठीक है, बिल्कुल बताओ जल्दी जल्दी। आज 27 सहस्त्र श्लोकों का सार संग्रह किस संत ने लिखा? संत गरीबदास ने, संत निश्चल दास ने, संत सूरदास ने, संत जैतराम ने। बताइएगा बताइएगा जल्दी से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे बच्चों, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलेगा चलेगा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे मेरे बच्चों। सर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा संत निश्चल दास। ऑप्शन बी क्वेश्चन का क्या होगा मेरे बच्चों? करेक्ट आंसर होगा। सभी ने मेरे को पता है, सभी का मेरे को पता था कि गरीबदास ही ठोकेंगे। ठीक है, गरीबदास की तो मेरे बच्चों अमृतवाणी थी, ध्यान रखेंगे। गरीबदास ने कौन सी वाणी लिखी? अमृतवाणी लिखी। अमृतवाणी के अंदर किसका वर्णन किया गया है? सप्ताह के 7 दिनों की अहमियत का। सप्ताह के 7 दिनों में कौन कौन से काम तुम्हें करने चाहिए, वो सारी की सारी बातें संत गरीबदास जी ने लिखी हैं, जिनका जन्म छुड़ानी गांव झज्जर के अंदर हुआ था मेरे बच्चों। निर्गुण राम के ये उपासक थे। संत जैतराम इन्हीं के पुत्र थे गरीबदास के, और संत जैतराम के द्वारा 25 पुस्तकों की रचना की गई थी।
25 पुस्तकों की रचना की गई थी, लेकिन 27 सशस्त्र श्लोकों का जो सार संग्रह है वो कुंगड़ गांव के रहने वाले बच्चों संत निश्चल दास के द्वारा। और कुंगड़ गांव कौन से जिले का है सर? भिवानी जिले का गांव है, भिवानी जिले का गांव है। ठीक है मेरे बच्चों, तो आज का अपना ये सेशन होता है कंप्लीट। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यारे बच्चों सपोर्ट किया, ऐसे ही आप लोग डेली सपोर्ट करते रहिएगा। और डेली मैं आपको 8 बजे यहाँ JB क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवाता रहूँगा, ताकि पुलिस के पेपर में आप लोगों को यहाँ से ज़्यादा सहायता मिल सके। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक आप सभी को।